रेगिस्तान में बच्चे रेत में गड्ढे खोद रहे थे। पास सांप दिखा। एक थका लड़का जूते उतारकर सांप को छू बैठा। नतीजा ये हुआ कि उसे रेगिस्तान छोड़ना पड़ा। शहर में स्टैनली पैदल चल रहा था कि अचानक जूतों की एक जोड़ी उसके सिर पर गिर गई और वो गिर पड़ा। उसके पिताजी पैर की बदबू की दवा पर काम कर रहे थे, इसलिए स्टैनली ने वो जूते घर ले जाने का फैसला किया। उसी वक्त पुलिस अचानक वहां पहुंच गई। उन्होंने बताया कि ये जूते एक मशहूर बेसबॉल खिलाड़ी के थे और चैरिटी इवेंट से चोरी हुए थे। इसलिए पुलिस को शक हुआ कि स्टैनली ही इस चोरी का दोषी है। पुलिस ने स्टैनली को घर ले जाकर परिवार को इस बात की खबर दी, लेकिन स्टैनली के परिवार को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। उन्होंने इसे एक शाप की वजह बताया जो उनके खानदान पर लगा हुआ है। वहीं पुलिस ने कुछ संदिग्ध बातें देखी। स्टैनली के पिता के पास एक पूरा फ्लैट था जिसमें दर्जनों जूतों का डिब्बा भरा पड़ा था और स्टैनली ने अपने कमरे की दीवारें पोस्टरों से भर रखी थीं। दीवार पर चमकते सितारे की छाप का सबूत मिला, इसलिए स्टैनली को जेल भेज दिया गया। उसे 2 विकल्प मिले, जेल में रहना या ब्लू लेक कैंप में 18 दिन। स्टैनली ने कैंप चुना। बस उसे रेगिस्तान के बीच ले गई जहां चारों तरफ गड्ढे थे। वो एक छोटे शहर पहुंचा जहां छांव थी और सारे बच्चे कैदी की वर्दी में थे। स्टैनली वहां कैंप के सहायक मिस्टर मैरियन से मिला। सर ने स्टैनली को कैंप के नियम समझाए। वहां न गार्ड टावर था न बाड़, चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान था जहां पानी भी नहीं था, इसलिए कोई भागने की कोशिश नहीं करता था। स्टैनली को 2 कपड़े और एक खोदने का टूल मिला। हर दिन उसे 5 फुट गहरा गड्ढा खोदना पड़ता था और वही टूल से उसकी गहराई नापनी होती थी। ज्यादा खोदने पर उसे धूप में और देर तक खड़ा रहना पड़ता। साथ ही उसे सांप और पीली धब्बों वाली छिपकलियों से भी सावधान रहना था क्योंकि वो खतरनाक थे। स्टैनली की मुलाकात कैंप के सलाहकार डॉक्टर पेंडांस्की से होती है। वो उसे कैंप घुमाते हैं और सबसे जरूरी नियम बताते हैं कि कभी भी अधिकारियों को परेशान मत करो। फिर वो बाकी लड़कों से कहते हैं कि स्टैनली को उसके सोने की जगह दिखाए। वो जगह गंदी थी जहां पहले एक बच्चे की उल्टी के दाग थे। डॉक्टर पेंडांस्की बच्चों को असली नाम से बुलाते हैं, लेकिन बच्चे आपस में उपनामों से बुलाते हैं। सबसे छोटा लड़का जीरो है। उसे ये नाम इसलिए मिला क्योंकि वो लगभग कभी बोलता नहीं। कैंप में अगर कोई गलती से किसी को असली नाम से बुलाता है तो उसे तुरंत धक्का देकर याद दिलाया जाता है कि यहाँ सिर्फ निकनेम से बुलाना है। डिनर में स्टैनली को बस अलग अलग तरीकों से बने चनों की रोटी मिलती है। पीटर उसका खाना छीन लेता है क्योंकि स्टैनली ने आज खुदाई नहीं की थी। बच्चे स्टैनली से पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों आया है। स्टैनली बताता है कि उस पर मशहूर खिलाड़ी के जूते चुराने का आरोप है। ये सुनकर जीरो अचानक पूछता है कि क्या उन जूतों पर लाल एक्स का निशान था। सब लोग हैरान हो गए। स्टैनली ने बात पक्की कर दी और उसके दिमाग में फिर से अदालत का सीन आया जहां उस बेसबॉल स्टार ने बताया था कि वो अनाथालय में बड़ा हुआ था और इसलिए चैरिटी में दान करता है। उस रात स्टैनली सो नहीं पाया। उसे दादा की बात याद आई कि उनके परिवार पर शाप है जिसकी वजह से उसके पिता कभी अपनी खोजों में सफल नहीं हुए। यहाँ तक कि परदादा भी बदकिस्मत रहे। उन्होंने शेयर मार्केट से बहुत पैसा कमाया था, लेकिन एक कुख्यात अपराधी ने उन्हें नुकसान पहुंचा दिया। उस अपराधी का नाम परजीवी था जो बहुत निर्दयी और खतरनाक था। उसकी आदत थी कि हत्या के बाद वो पीड़ितों के चेहरे पर लाल लिपस्टिक का निशान छोड़ता था, लेकिन स्टैनली के परदादा को उसने नहीं मारा। उसने सिर्फ उनकी कीमती चीज छीन ली और उन्हें रेगिस्तान में प्यास से मरने के लिए छोड़ दिया। अगले दिन सुबह अंधेरा रहते ही बच्चों को काम के लिए जगा दिया गया। नाश्ते में सबको एक केक और एक सैंडल मिला। स्टैनली ने जैसे ही एक सैंडल लिया, पीटर ने उसे धक्का देकर छीन लिया। वो सैंडल पीटर का था और छोटा था। टीम खुदाई करने पहुंची। मिस्टर सर ने स्टैनली को समझाया कि अगर खुदाई में कुछ दिलचस्प मिले तो उसे रिपोर्ट करना होगा। गार्ड को वो चीज पसंद आई तो पूरा दिन छुट्टी मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी खास चीज की तलाश नहीं कर रहे, बल्कि ये सब बच्चों की सोच और चरित्र मजबूत करने के लिए है। फिर सब बच्चे काम में लग गए। खुदाई करते समय कभी कभी मिट्टी दूसरी जगह गिर जाती थी। स्टैनली सबको सावधान रहने की कोशिश करता। जब स्टैनली ने कहा कि अपनी खुदाई की मिट्टी दूसरी खाई में मत फेंको, तो सब उसका मजाक उड़ाने लगे। गड्ढा खोदते समय उसके दिमाग में परिवार के शाप की बातें आईं। उसके पूर्वज इलिया एक पिग फार्म में काम करते थे और मालिक की बेटी मायरा से प्यार कर बैठे। इलिया सलाह लेने एक स्थानीय जादूगरनी जीरोनी के पास गया। जीरोनी ने कहा कि वो हार मानकर अमेरिका चला जाए और अपनी किस्मत तलाश करे, लेकिन इलिया ने हार नहीं मानी और मायरा से शादी के लिए पूछा। मालिक ने मना कर दिया। उस समय एक और उम्मीदवार ने बड़े सुअर को दहेज में दिया था, इसीलिए इलिया का प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। इलिया उदास हुआ तो जीरोनी को उस पर दया आई। उसने इलिया को तरीका बताया कि हर दिन वो एक छोटे सुअर को गोद में लेकर पहाड़ पर जाए, वहां झरने का पानी पिलाए और उसके लिए गाना गाए। ऐसा करने से सुअर बड़ा होगा और एलिया भी मजबूत बनेगा। बाद में वही सुअर सबसे अच्छा दहेज बनेगा। जीरोनी ने यह भी शर्त रखी कि सुअर देने के बाद एलिया उसे कंधे पर उठाकर पहाड़ पर ले जाएगा
ताकि वो भी पानी पी सके। अगर इलिया ने ये वादा तोड़ा तो उस पर शाप लगेगा। शाप पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों पर लगना था। इलिया ने कुछ दिन तक ज़ीरोनी की बात मानी और सुअर बड़ा होता गया। वो उसे मालिक के पास ले गया, लेकिन उसके और दूसरे लड़के के सुअर बराबर बड़े निकले। मालिक ने मायरा से कहा कि वो खुद पति चुने। मायरा ने मजाक में नंबर बताने का खेल खेलने को कहा। उसकी लापरवाह और सतही आदत से इलिया बहुत दुखी हुआ और उसने अमेरिका जाने का फैसला कर लिया, जैसा ज़ीरोनी ने पहले ही कहा था। लेकिन जाते समय वो ज़ीरोनी से किया हुआ वादा भूल गया। ज़ीरोनी को पहाड़ पर ले जाने का वादा तोड़ने पर उसकी दादी ने इलाया के पूरे परिवार को हमेशा के लिए शाप दे दिया। अब वर्तमान में मिस्टर सर ट्रक लेकर गड्ढों के पास आते हैं जहां बच्चे पानी डालते हैं। वो स्टैनली का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि सिर्फ एक दिन की खुदाई में ही उसके हाथों में छाले पड़ गए। सबसे पहले खुदाई करने वाला ज़ीरो था, जो इतना तेज था कि बच्चे मजाक करते कि जैसे उसने जमीन खाकर गड्ढा बनाया हो। जब स्टैनली ने अपना गड्ढा पूरा किया तो किसी ने मदद नहीं की कि वो बाहर निकले। उसे खुद ही चढ़ना सीखना पड़ा। शहर लौटते समय स्टैनली की मुलाकात होती है मिस्टर सर से। मिस्टर सर ने बंदूक उठाई। स्टैनली को लगा कि वो उस पर तान रहे हैं, लेकिन असल में वो एक पीली धब्बों वाली छिपकली को निशाना बना रहे थे। पहली गोली चूक गई और छिपकली स्टैनली पर झपट पड़ी। तभी मिस्टर सर ने दूसरी गोली चलाई और उसे मार दिया। दिन गुजरते गए और स्टैनली धीरे धीरे कैंप की सख्त जिंदगी का आदी होने लगा। वो सुबह जल्दी उठता, कड़वी उबली दाल खाता और पूरे दिन खुदाई करता, जिससे हाथों पर छाले पड़ जाते। कभी खतरनाक जानवर दिख जाते और कई बार शावर भी काम नहीं करता। बाकी बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते। स्टैनली को बच्चों ने कमजोर कहा, लेकिन वो परेशानियों से बचने के लिए चुपचाप सब सहता रहा। उसने माँ को लिखे पत्रों में झूठ बताया कि वो एक अच्छे कैंप में मजेदार गर्मी बिता रहा है। एक दिन उसे खुदाई में एक फॉसिल मिला, जिसे उसने पेंडांस्की को दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि कैंप के मैनेजर को फॉसिल्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने ये भी बताया कि ये जगह पहले एक तालाब था और आसपास की जमीन क्वांग ट्रैप के दादा की थी। ये सुनकर पुरानी यादें ताजा हो गईं। उस समय शहर बहुत रौनक वाला था। एक व्यापारी सैम यहाँ आता और खास प्याज बेचता, जिसके बारे में उसका कहना था कि ये हर बीमारी का इलाज है और खतरनाक छिपकलियों को भी भगा देता है। सैम को स्कूल की टीचर कैथरीन से प्यार हो गया था। वो हमेशा उसके लिए प्याज का थैला लाता और कैथरीन उसे अपने हाथ से तोड़े हुए आड़ू का जार देती। शहर के ज्यादातर लड़कों को कैथरीन पसंद थी और उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि सैम को उससे ज्यादा महत्व मिल रहा है। एक दिन बारिश के मौसम में कैथरीन मजबूर हो गई। स्कूल की छत से पानी टपकता था, इसलिए बच्चों को जल्दी घर भेज दिया गया। सैम ने मरम्मत करने की जिम्मेदारी ली और इस बहाने वो कैथरीन के करीब आ गया। दोनों की नजदीकियां बढ़ीं और सैम ने स्कूल के बाकी खराब हिस्सों की मरम्मत में भी मदद की। शाम को जब कैथरीन बड़ों की क्लास लेती थी तो सैम ने देखा कि कुछ आदमी उसके साथ बार बार गंदी बातें करते थे। कैंप का सुपरवाइजर वॉकर तो सीधे उसे डेट पर बुलाता था, लेकिन कैथरीन ने इनकार कर दिया। इससे वॉकर नाराज हो गया। धीरे धीरे स्कूल ठीक हो गया। स्कूल शहर की सबसे सुंदर इमारत थी, लेकिन सैम ने अपना गधा खो दिया था, इसलिए उसे नाव का इस्तेमाल करना पड़ा। एक बारिश भरे दोपहर में सैम और कैथरीन ने हिम्मत करके एक दूसरे को चूम लिया। ये सब वॉकर ने देख लिया और तुरंत पूरी खबर शहर में फैला दी। कुछ ही घंटों में सारे मर्द इकट्ठा हो गए और साजा के तौर पर स्कूल को जला दिया। घबराकर कैथरीन पुलिस कप्तान के पास मदद मांगने गई, लेकिन वो नशे में था और उसने उससे चूमने की जिद की। कैथरीन ने उसे धक्का दिया तो उसने उसका मजाक उड़ाया। उसने सैम का अपमान किया और याद दिलाया कि अलग जाति के रिश्ते कानूनन गलत हैं। सैम को जरूर फांसी होगी। डरकर कैथरीन तुरंत सैम को चेतावनी देने दौड़ी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सैम नाव पर बैठा हुआ गोली मारा जा चुका था। कुछ समय बाद कैथरीन वापस आई और पुलिस कप्तान को गोली मार दी। फिर उसने उसके होठों पर वो चुंबन रख दिया जिसकी वो हमेशा चाहत रखता था। इसके बाद कैथरीन शहर छोड़कर एक कुख्यात हत्यारा बन गई, जिसे किसिंग के नाम से जाना जाने लगा। अब वर्तमान में पीटर स्टैनली से मिलने आता है। उसने कहा कि अगली बार अगर कुछ भी मिले तो उसे देना होगा। बाद में शहर में स्टैनली अचानक उसी लड़के से टकरा गया जो उसे और उसकी दोस्त को तंग करता था और लगभग लड़ाई हो गई। लेकिन बाकी बच्चे बीच में आ गए और तभी से स्टैनली को उस ग्रुप का रिस्पेक्ट मिलने लगा। उन्होंने उसे केव मैन बुलाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि पानी लेने की लाइन में भी उसे अच्छी जगह मिली। थोड़ी देर बाद स्टैनली को अपनी माँ से चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था कि उसके पिताजी की कोशिशें अभी भी कामयाब नहीं हो रही हैं और मकान मालिक उन्हें जल्द ही घर से निकाल सकता है। इस बीच ज़ीरो ने देखा स्टैनली चिट्ठी पढ़ रहा था। तब ज़ीरो ने मान लिया कि उसे कभी पढ़ना लिखना नहीं आया और उसने स्टैनली से सिखाने की गुजारिश की, लेकिन स्टैनली ने मना कर दिया। बोला कि मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ और दिन भर की थकान के बाद मुझे आराम चाहिए। एक बार खुदाई करते हुए स्टैनली को अचानक एक छोटी चीज मिली
जिस पर केबी लिखा था। बच्चों ने सोचा कि ये शायद पिस्तौल की गोली का खोल हो सकता है, लेकिन वो बहुत पतला था। पीटर ने तुरंत उसे छीन लिया और स्टैनली की मना करने की बात पर ध्यान नहीं दिया। जब पेंडेंस्की ने यह देखा तो उसने तुरंत अपने सीनियर को खबर दी, यानी कैंप के अधिकारी को। जल्दी ही वो सामने आ गई और सारे बच्चे हैरान रह गए कि वो एक खूबसूरत औरत थी। वो इस खोज से बहुत खुश हुई। उसने पीटर को पूरा दिन आराम करने को कहा और बाकी बच्चों को आदेश दिया कि वे पीटर के गड्ढे के आसपास पूरी जगह खोदें। उस दिन दोपहर को बच्चे आम दिनों से ज्यादा मेहनत करते रहे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला क्योंकि वो सही जगह नहीं थी। अगले कई दिनों तक वे उसी सुरंग में खुदाई करते रहे, लेकिन उन्हें सिर्फ एक छोटा सा नॉब मिला। अंत में कैंप का इंचार्ज हार मान गया और बच्चों को फिर से खुदाई करने भेज दिया, जैसे पहले करते थे। अगले दिन जब मिस्टर सर बच्चों को पानी दे रहे थे तो एक लड़के ने चुपके से ट्रक से सूरजमुखी के बीजों का थैला चोरी कर लिया। मिस्टर सर के जाने के बाद बच्चे बीजों को बांटकर खाने लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि थैला गायब है और मिस्टर सर वापस आ गए। बच्चे जल्दी से थैला छुपाने लगे, लेकिन गलती से बीज स्टैनली के पैर के पास गिर गए। उसने रेत से उन्हें ढकने की कोशिश की। जब मिस्टर सर वापस आए तो उन्होंने अब भी बिखरे हुए बीज देख लिए। स्टैनली ने अचानक अपने दोस्त की बजाय खुद गलती मान ली, जिससे सब चौंक गए। तुरंत ही मिस्टर सर उसे सजा के लिए कैंप के इंचार्ज के पास ले गए। ऑफिस के अंदर दीवारों पर किसिंग केट के पोस्टर लगे थे। इंचार्ज ने स्टैनली को एक खास नेल पॉलिश दिखाई, जिसे उन्होंने खुद बनाया था और जिसमें सांप के जहर की बूंदें मिली थी। नेल पॉलिश लगाने के बाद उन्होंने अचानक मिस्टर सर के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया, क्योंकि उसने स्टैनली की खुदाई के काम में बेवजह दखल दिया था, सिर्फ कुछ सूरजमुखी के बीजों की वजह से। फिर उन्होंने आराम से स्टैनली को वापस जाने दिया। जब वो वापस खुदाई वाले इलाके में आया तो बच्चे उसे हीरो की तरह देखने लगे और जीरो ने उसका गड्ढा पूरा कर दिया। धन्यवाद देने के लिए स्टैनली ने जीरो को पढ़ना लिखना सिखाने का वादा किया। अगली बार जब उसकी मुलाकात मिस्टर सर से हुई तो उसने अपने चेहरे पर 2 भयानक निशान दिखाए, जो वार्डन के जहरीले नाखूनों की वजह से थे। वो इतना गुस्से में था कि स्टैनली को पानी तक नहीं दिया। इस बीच स्टैनली को याद आया कि उसने वार्डन के ऑफिस में क्या देखा था और उसने सोचा कि जो छोटी धातु की नली उसे मिली थी वही किसन केट की लिपस्टिक स्टिक थी। यादें सामने आईं। केट ने सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा जो सैम की मौत और स्कूल जलाने की घटना से जुड़े थे, लेकिन उसने कई बार लूटपाट भी की। स्टैनली के परदादा से जादुई तलवार लेकर केट ने उसे उस जगह दफना दिया जहां पहले तालाब था। आराम करते वक्त केट को वॉकर और उसकी पत्नी पकड़ लेते हैं। उस वक्त शहर पूरी तरह तबाह हो चुका था, क्योंकि तालाब उसी दिन सूख गया था जब सैम मरा था, जिससे लोग कंगाल हो गए थे। उन्हें मारने की बजाय केट ने एक मीठे बदले का रास्ता चुना और खुद को काटने के लिए एक छिपकली छोड़ी, जो अपने साथ राज लेकर गई। खजाने को छिपाने का राज कब्र में दफन है। इसी वजह से वॉकर और उसके सारे वंशज हमेशा ये विशाल रेगिस्तान में बेकार खोदते रहेंगे। अब वापस वर्तमान में आते हैं। स्टैनली ने जीरो को पढ़ना लिखना सिखाना शुरू किया। जीरो ने अपना असली नाम बताया, हेक्टर ज़ीरोनी, यानी वो वही है जो उस जादूगरनी ज़ीरोनी की संतान है। क्योंकि जीरो बहुत तेजी से गड्ढे खोदता था, इसलिए उसने स्टैनली की मदद करनी शुरू कर दी। इससे बाकी बच्चे उस पर जलने लगे। एक शाम जीरो ने अपनी माँ के बारे में बताया। उसकी माँ ने बहुत मेहनत की थी उसे पालने के लिए, लेकिन एक दिन अचानक वो गायब हो गई। जीरो को सड़कों पर भटकना पड़ता था। कुछ ही दिनों बाद उन बच्चों में से एक, जो अक्सर स्टैनली को तंग करता था, फिर से उससे उलझ पड़ा और कहा कि स्टैनली को मदद मिली थी, इसलिए वो खुदाई कर पाया। स्टैनली ने उसका सामना किया और पेंडांस्की ने तो दोनों को लड़ने के लिए उकसाया ताकि मसला सुलझ जाए। जब दोनों जमीन पर लड़ रहे थे, स्टैनली जल्दी ही कमजोर पड़ गया। तब जीरो बीच में कूदकर अपने दोस्त को बचाता है और लगभग उस लड़के को मार ही देता। पेंडांस्की ने हवा में गोली चलाकर लड़ाई रोक दी और थोड़ी देर बाद कैंप का सुपरवाइजर आ गया। बच्चों ने बताया कि जीरो ने स्टैनली की खुदाई में मदद की थी, लेकिन स्टैनली तुरंत सफाई देता है कि ऐसा नहीं था। बस इतना था कि स्टैनली जीरो को पढ़ाने का काम करता, लेकिन वार्डन बहुत गुस्से में थी और पेंडांस्की लगातार जीरो का मजाक उड़ाता रहता था, उसे आलसी कहकर चिढ़ाता था। इतना दबाव सहन करने के बाद जीरो आखिरकार गुस्सा हो गया, पेंडांस्की को फटकार लगाई और फिर भागकर रेगिस्तान में चला गया। मिस्टर सर उसे पकड़ने जाना चाहता था, लेकिन वार्डन ने रोक दिया और कहा कि जीरो का कोई परिवार नहीं है, बस उसके रिकॉर्ड मिटा दो और मानो वो कभी था ही नहीं। उसी रात बच्चे चर्चा कर रहे थे कि जीरो जरूर रेगिस्तान में मर जाएगा। स्टैनली लगातार चिंता में डूबा था और उसे याद आ रहा था, ये तुम्हारे परदादा की कहानी थी, जो लुटेरों से बचकर रेगिस्तान में 16 दिन तक जिंदा रहे। लोग कहते हैं कि उन्होंने वो जगह ढूंढ निकाली जिसे तुम भगवान की उंगली कहते हो।
लेकिन असल में कोई नहीं जानता वो क्या है, क्योंकि जब उन्हें मिला था तो वो लगभग पागल हो चुके थे। अगले दिन एक नया बच्चा आया जो जीरो की जगह लेने वाला था, जिससे स्टैनली को बुरा लगा। इसलिए उसने एक योजना बनाई। जब मिस्टर सर पानी भरने आए तो स्टैनली अचानक ट्रक पर कूद गया और वहां से चला गया। मिस्टर सर तुरंत ट्रक के दरवाजे से चिपक गए। स्टैनली उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ध्यान भटकने की वजह से ट्रक एक गहरे गड्ढे में गिर गया। हार मानने की बजाय स्टैनली गाड़ी से बाहर निकला और सीधे रेगिस्तान की तरफ दौड़ पड़ा, जबकि बाकी लोग जोर जोर से चीयर कर रहे थे। जब कैंप की मैडम को खबर मिली तो उसने मिस्टर सर को आदेश दिया कि स्टैनली के लापता होने की रिपोर्ट 2 हफ्ते बाद दे, क्योंकि तब तक कोई सबूत नहीं मिलेगा। तेज धूप और जलती गर्मी के बीच स्टैनली ने हिम्मत नहीं हारी और चलता रहा, अपने आसपास की जहरीली छिपकलियों की परवाह किए बिना। आखिरकार उसे सैम की नाव मिली और उसके नीचे जीरो पड़ा था। वो थका हुआ और पूरी तरह से कमजोर था, लेकिन अब भी जिंदा था। जीरो ने अपनी हिम्मत उन मीठे पेड़ों के जार से बचाए रखी। वही पेड़ थे जो कई साल पहले केट ने सैम को दिए थे, और अब वो कांच के जार में बंद थे। जब स्टैनली ने भी उन पेड़ों को खाया तो उसने दूर एक पहाड़ देखा जो अंगूठे की तरह दिख रहा था, और तुरंत समझ गया कि वहीं उसके पूर्वजों ने कभी जिंदगी बिताई थी। दोनों लड़कों ने नाव छोड़ी और उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। ये काम बहुत मुश्किल था। स्टैनली फिसला और लगभग गिर ही पड़ा, लेकिन जीरो ने जल्दी से हाथ बढ़ाया और उसे ऊपर खींच लिया। जीरो का हाथ घायल था तो स्टैनली ने पूरी कोशिश करके उसे पट्टी बांधी। दोनों थोड़ी दूर चले, लेकिन जल्दी ही जीरो कमजोर पड़ गया और गिर पड़ा। स्टैनली ने उसे गिरने से पहले पकड़ लिया, लेकिन तब तक जीरो काफी थक चुका था और बेहोश हो गया। हार मानने के बजाय स्टैनली ने अपने दोस्त को कंधे पर उठा लिया और उसे पहाड़ की चोटी तक ले गया, जैसे उसके पूर्वज कभी सुअर उठाकर ले जाते थे। आखिरकार स्टैनली को हरी भरी जगह दिखी, जहां एक छोटी नहर थी जिसमें साफ पानी बह रहा था और साथ ही कुछ स्वादिष्ट प्याज भी थे। सैम ने जीरो को जगाकर उसके साथ खाना खाया ताकि ताकत वापस आ सके। स्टैनली ने अपने परिवार का पुराना गाना गाया जो असल में पीढ़ियों से चला आ रहा था। इससे जीरोनी की आत्मा को सुकून मिला और श्राप खत्म हो गया। तीसरे स्टैनली ने आड़ू और प्याज मिलाकर पैरों की बदबू दूर करने का तरीका खोज लिया, जिससे पूरा परिवार खुश हुआ। अगले दिन जीरो ने सच बताया कि वही जूते चोरी करके लाया था। उसने उन्हें बाल गृह से उठाया था, लेकिन पुलिस से बचने के लिए नदी में फेंक दिया, जो गलती से स्टैनली पर गिर गए। बाद में जीरो दूसरी दुकान से जूते चोरी करते हुए पकड़ लिया गया। स्टैनली नाराज नहीं हुआ, बल्कि किस्मत मानकर खुश था। तभी उसका वकील आया और उसे बेकसूर साबित करके सुधार गृह से छुड़ा लिया। जेल अधिकारी गुस्से में था। वकील को भगा दिया गया, लेकिन उसने वादा किया कि वो समर्थन के साथ वापस आएगा। स्टैनली और जीरो ठीक होने के बाद उसी जगह लौटे जहां स्टैनली को पहले लिपस्टिक का टुकड़ा मिला था। कई घंटे की खुदाई के बाद उन्हें खजाने का डिब्बा मिल गया। तभी कैंप प्रभारी और मिस्टर सर वहां पहुंच गए, लेकिन जहरीली छिपकलियों का झुंड लड़कों और खजाने पर चढ़ गया और उन्हें बचा लिया। कैंप प्रभारी ने इंतजार करने का फैसला किया कि छिपकलियां बच्चों को मार दें। अगली सुबह छिपकलियों ने स्टैनली और जीरो को नहीं काटा। तभी वकील पुलिस के साथ वापस आई। कैंप प्रभारी ने झूठ बोला कि बच्चे ट्रेजर बॉक्स चुराकर भाग गए, लेकिन जीरो ने सच साबित किया और बताया कि उस पर स्टैनली के परदादा का नाम लिखा है। फिर सब शहर लौट आए। वकील ने ट्रेजर बॉक्स को गाड़ी में रखकर जाने का ऐलान किया, लेकिन स्टैनली ने जीरो के बिना कैंप छोड़ने से इनकार कर दिया। वकील ने जीरो का रिकॉर्ड मांगा, लेकिन वो गायब था। पुलिस की जांच में पता चला कि मिस्टर सर असल में फरार अपराधी है और पेंडांस की असली डॉक्टर नहीं है। दोनों जेल अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी वक्त कई दशकों बाद बारिश हुई और बच्चे बाहर निकलकर जश्न मनाने लगे। कुछ दिन बाद स्टैनली और जीरो ने अपने परिवार के साथ एक रेस्टोरेंट खोला, जिसमें खजाना और कीमती शेयर थे। खजाना स्टैनली और जीरो में बराबर बांटा गया और परिवार ने मंजूरी दी। जीरो ने उस पैसे से एक प्राइवेट डिटेक्टिव रखा और अपनी मां को ढूंढ लिया, जिससे मां से मिलना हुआ। कुछ दिन बाद जेल कैंप बंद हो गया और लड़कों को सही सलाह और इलाज के लिए भेजा गया। स्टैनली और जीरो का परिवार एक अमीर इलाके में साथ रहने चला गया, जहां दोस्त भी मिलने आते थे। स्टैनली के पिता की खोज कामयाब रही और मशहूर पिघलती हुई गेंद एक ब्रांड का चेहरा बन गई।